Welcome to our YouTube channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about crash course class that is based on कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की। आज के क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर से रिलेटेड हमारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो मोस्ट कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा से ये सवाल आ जाता है कि कार्डियो सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है वो क्यों होता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कार्डियो एंड पल्मोनरी। कार्डियो का मतलब होता है स्टूडेंट, इस कार्डियो का मीनिंग होता है आपका रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट, और ये पल्मोनरी का मीनिंग हो जाता है आपका रिलेटेड टू लंग्स। कार्डियो पल्मोनरी मतलब हार्ट और लंग्स को क्या करना है, रिससिटेट। रिससिटेट का मतलब होता है दोबारा से रीफंक्शनिंग में। एक बार मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से इनकी फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो गई थी, अब हमें क्या करना है, दोबारा से इनकी फंक्शनिंग को हमें स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करवाना है, तो उसे हम बोलते हैं रिससिटेशन। ठीक है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है वो कब किया जाता है? ठीक है, अनरेस्पॉन्सिव पर्सन। ठीक है, अनरेस्पॉन्सिव पर्सन। पहला सीपीआर स्टार्ट कब करना है, सीपीआर कब किया जाता है? सीपीआर दिया जाता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में पहली सिचुएशन क्या लिखी है हमने, अनरेस्पॉन्सिव पर्सन। मान लीजिए आप कोई इंडिविजुअल है वो बेहोश होकर के गिर गया और वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट है आपका कार्डियक अरेस्ट। मान लीजिए सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट पंपिंग। मतलब सडनली अगर हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, उस सिचुएशन के अंदर हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें कार्डियक अरेस्ट, उस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सीपीआर है वो क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। क्या करना है, सीपीआर है उसको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें 3 चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले हमें देखना होता है ABC, ABC और ABC को, ठीक है, ABC को चेंज, ABC का नया जो फॉर्म आया है, ABC की सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, उसके नए फॉर्म की बाद में बात करते हैं। ABC की सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। तो ABC का जो मीनिंग होता है वो होता है, स्टूडेंट्स आप देखना सब जानते भी हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें ए का मतलब होता है एयरवे, कि अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका एयरवे मेंटेन करना है। एयरवे मेंटेन करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से उस पेशेंट की, उस इंडिविजुअल पेशेंट की एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ठीक है, सिक्रेशंस हैं किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, या फिर पोजीशनिंग की वजह से, ठीक है, मान लीजिए पोजीशनिंग की वजह से कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो गई, उस वजह से उसके अंदर उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, जिस वजह से उसमें सांस नहीं जा रहा है। इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, असेस करना है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्स्ट्रक्शन है, सिक्रेशन है और पोजीशनिंग है वो प्रॉपर करनी है। ऑब्स्ट्रक्शन को हमें रिलीव करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, सिक्रेशन है तो हम सिक्रेशंस को हमें क्या बाहर निकालना है। सिक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए हम मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, लेटरल पोजीशन दे देते हैं, लेटरल पोजीशन, पेशेंट को लेटरल पोजीशन दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिक्रेशन है वो ग्रेविटी के साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। पोजीशनिंग के अंदर बता ही दिया मैंने, सिक्रेशन को बाहर निकालने के लिए पोजीशनिंग के, मान लीजिए ट्विस्टिंग हो गई है गर्दन की और हमें क्या करना है, वो ट्विस्ट को रिलीव कर देना है। तो एयरवे को स्ट्रेट करने के लिए, एयरवे को स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए, मेंटेन बनाने के लिए, इसको पेटेंट बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं हमारे पास। एयरवे के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, METHOD।
हेड टिल्ट चिल लिफ्ट मेथड, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, हेड को टिल्ट किया जाता है और चिन को लेफ्ट किया जाता है। मतलब इंडिविजुअल के अपन एक हाथ यहाँ लगाएंगे, एक हाथ यहाँ लगाएंगे और इसको पीछे की तरफ कर, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसका जो एयर वे है वो पूरा स्ट्रेट हो जाता है और जिसकी वजह से उसको जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो मेंटेन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहला मेथड है ये। मान लीजिए दूसरा मेथड आता है आपका, दूसरा मेथड आपका आता है जा थ्रस्ट मैन्यूवर। जा थ्रस्ट मैन्यूवर, ये जा थ्रस्ट मैन्यूवर कब करना है, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को सर्वाइकल इंजरी हो, सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड है, मतलब आपके पास ऐसा ट्रॉमा का केस है जिसमें पेशेंट की ये सर्वाइकल रीजन होता है अपना, ठीक है, C7 सर्वाइकल जो वर्टिब्राज होते हैं, वहाँ पर अगर इंजरी हुई है तो उस टाइम पे या उस सिचुएशन के अंदर हमें हेड टिल्ट चिल लिफ्ट मेथड है वो कभी भी काम में नहीं लेना है। इन केस ऑफ नॉट यूज इन केस ऑफ, किस केस में नहीं काम में लेना है, सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के अंदर हमें इस चीज को काम में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। और सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के अंदर, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के अंदर हमें कौन सा मेथड काम में लेना है, जा थ्रस्ट मैन्यूवर हमें काम में लेना है। यूजफुल इन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के अंदर हमें क्या करना है, इन चीज़ों को इसकी जो मेथड है, जो एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम क्या, ये मेथड हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे मेरे मतलब एयरवे के बारे में जो मैंने आपको समझाया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है। तो एक तो हमें क्या करना है, ये दो मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के एयरवे को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी का मीनिंग समझते हैं। एक मीनिंग तो समझ में आ गया ए का, दूसरा हम समझते हैं बी का। बी का मीनिंग समझते हैं। बी का मीनिंग समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी का मीनिंग देखना है तो बी का मीनिंग देखते हैं। ए का हो गया, अब देखते हैं बी का कि बी का क्या मीनिंग है। बी मतलब ब्रीथिंग, पेशेंट की ब्रीथिंग। एयरवे आपने सीधा कर दिया, मान लीजिए एयरवे तो आपने क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया, पेटेंट बनाने की पूरी कोशिश आपने जो आप कर सकते थे वो सारा आपने कर दिया। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि ब्रीथिंग। अब एयरवे सीधा करने के बाद आप ये देखो कि आपका पेशेंट ब्रीथिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग है कि नहीं है। पेशेंट इज एबल टू take spontaneous breathing, take the spontaneous breathing or not, ठीक है। कि आपका जो पेशेंट है वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कब, एयरवे को आपने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। उसके बाद एयरवे को आपने पेटेंट बनाने की कोशिश की थी, एयरवे को आपने पोजीशन करके स्ट्रेट बना दिया, ठीक है। अब क्या आपका पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मान लेते हैं CPR स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, नोट no evidence of spontaneous breathing, no evidence of spontaneous breathing, नो एविडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस, वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा हमें साइन नहीं मिल रहा है कि भाई पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, रेड पेन से जो लिखूंगा वो हमें इंटरवेंशन या एक्शन, एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें क्या एक्शन लेना है, वहाँ पर हमें करना है ब्लो द एयर in patient lungs by mouth to mouth breathing।
हमें क्या करना है, माउथ टू माउथ अटैच करके अपने माउथ को पेशेंट के माउथ पे पूरी तरह से अच्छे से लॉक करके उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लो करना है, एयर को ब्लो करना है, ताकि उसके लंग्स है वो फूलें, उनके अंदर हवा जाएगी तो वो फूलना, फैलने और सिकुड़ने, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल की कैपेसिटी है वो वापस उनके अंदर रीजनरेट हो सके। तो ये हो गया ब्रीथिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका सर्कुलेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका सर्कुलेशन का मीनिंग। तो सर्कुलेशन का मीनिंग देखते हैं हम। सी का मीनिंग आता है, सी का मीनिंग आता है आपका सी इज इक्वल टू सर्कुलेशन, सी इज इक्वल टू सर्कुलेशन। फ्रेंड सर्कुलेशन का मीनिंग है ब्लड पंपिंग। सर्कुलेशन का मीनिंग है ब्लड पंपिंग, कि आपका हार्ट इनफ ब्लड, जितना मेटाबॉलिक डिमांड है उतना ब्लड पंप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपका सर्कुलेशन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक द अपाइकल पल्स, चेक द अपाइकल और कैरोटिड पल्स। सबसे पहले सीपीआर के पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है, जब भी कोई पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव मिलता है सबसे पहले हमें जाकर के क्या चेक करनी है, उसकी कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहाँ मिलेगी, ये पेशेंट की गर्दन हो गई, यहाँ से पेशेंट का चेस्ट आ गई, यहाँ से ये पेशेंट के हाथ हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक रीजन है वहाँ पर इस लेटरल साइड के अंदर लगभग लेटरल और एंटीरियर पोर्शन के ऊपर, लेटरल एंटीरियर पोर्शन के ऊपर दोनों साइड में आपको क्या मिलेंगी, कैरोटिड आर्टरीज मिलेंगी। उन कैरोटिड आर्टरीज के अंदर आपको फील करना है कि पल्सेशन है कि नहीं है। मान लीजिए है या नहीं है, उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट सीपीआर, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, चेस्ट कंप्रेशन है वो स्टार्ट करने पड़ेंगे, चेस्ट कंप्रेशन क्या करने पड़ेंगे, स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब अब आपने सीपीआर है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सीपीआर स्टार्ट करने के बाद अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो जब आप सीपीआर दे रहे हो किसी भी इंडिविजुअल को, जब आप सीपीआर दे रहे हो स्टूडेंट्स, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें वो ध्यान में रखनी होती हैं। उन बातों को ध्यान में रखने के लिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है कि डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार यहाँ से एमसीक्यू उठ करके आता है। ठीक है, कि जो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन है, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन की मतलब जब आप सीपीआर दे रहे हो, जब आप पेशेंट को सीपीआर दे रहे हो, ठीक है, जब आप पेशेंट को सीपीआर दे रहे हो तो कितना दबाना है, ठीक है, कितना प्रेस करना है उसको, वो बताया गया है। ठीक है, एडल्ट और चिल्ड्रन, एडल्ट और चिल्ड्रन, जो 6 साल से या 5 साल से या 6 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके अंदर, और एक एडल्ट के अंदर हमें कितना प्रेस करना है, हमें करना है 2 इंच तक, अप्रोक्सीमेटली हमें 2 इंच तक कंप्रेशन देने। किस में देने, एडल्ट के अंदर देना है साहब, और चिल्ड्रन ग्रेटर देन 5 ईयर, मान ग्रेटर देन 5 ईयर, जो 5 ईयर से, सॉरी 5 ईयर से ज़्यादा हूँ, उनके अंदर हमें क्या करना है, जो 5 साल से ज़्यादा बच्चे हैं उनके अंदर हमें 2 इंच तक चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। कितनी देर, कितनी डेप्थ तक देने, जो डेप्थ होगी वो होगी 2 इंच की। लेकिन अगर 5 साल से छोटे बच्चे के अंदर आप सीपीआर कर रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, इन्फेंट्स के अंदर दे रहे हो तो आप कितना दोगे, 1.5 इंच। कितना दोगे, 1.5 इंच आपको क्या करना है, आपको देना कंप्रेशन। 1.5 इंच, 2 इंच, 2 ही है, तो 2 बड़ों के लिए और 1.5 बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए हमें कितना करना है, 1.5 इंच हमें क्या रखना है, चेस्ट कंप्रेशन की जो डेप्थ है वो रखनी है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को यूज मत छोड़ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मान लीजिए आप साइट पे, साइट मतलब जहाँ पर आप सीपीआर दे रहे हो, चाहे आप वार्ड में दे रहे होंगे, चाहे आप ओटी में दे रहे होंगे, चाहे आप किसी रोड साइड पेशेंट को, किसी रोड साइड इंडिविजुअल को आप सीपीआर दे रहे हो,
तो वहाँ पर जो चेस्ट कंप्रेशन और जो वेंटिलेशन है उसका रेशियो कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या रेशियो मेंटेन रखे, ठीक है। तो क्या रेशियो मेंटेन रहना है वहाँ पे देखना, चेस्ट कंप्रेशन का इनका रेशियो क्या रखना है, इनका रेशियो क्या रखना है देख लीजिए। मान लीजिए आप एडल्ट है, कोई एक आपका, आप किसको सीपीआर दे रहे हो, एक एडल्ट को आप क्या कर रहे हो, सीपीआर दे रहे हो। किसको दे रहे हो, एक एडल्ट को आप सीपीआर दे रहे हो। अब एडल्ट को आप सीपीआर दे रहे हो और उस कंडीशन के अंदर क्या है, आपके पास एक रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर, मतलब बचाने वाले जो सीपीआर देने वाले चाहे एक हो या 2 हो, लेकिन उसमें दोनों हो, ठीक है। कोई भी एक हो सकता है या 2 हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन रखने कितने 30, और 2 बार क्या करना है, ब्रीथिंग देनी है, माउथ टू माउथ कनेक्ट करके, अटैच करके, लिप लॉक करके अच्छे से। उसके बाद हमें क्या करना है, वो चेस्ट कंप्रेशन, और 2 बार हमें ब्रीथिंग है वो देनी है। तो 30 बार ये तो है आपका चेस्ट कंप्रेशन, मतलब 30 तो है चेस्ट कंप्रेशन, और 2 क्या हैं आपके ब्रीथिंग। माउथ, पेशेंट के माउथ को अपने माउथ से लॉक करके उसके बाद आपको क्या करना, 2 बार हवा ब्लो करनी है, हवा बार मतलब पेशेंट की लंग्स के अंदर आपको भरनी है। तो ये हो गया आपका एडल्ट के केस में। एडल्ट के केस में कोई चेंज नहीं है, चाहे आप एक रेस्क्यूअर के साथ कर रहे होंगे चाहे आप 2 रेस्क्यूअर के साथ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा चलते हैं, अगर मान लीजिए बच्चा है, उस सिचुएशन के अंदर अगर आप अकेले हो, अगर एक इंडिविजुअल अकेला है तो रेशियो रहेगा 30:2। अगर एक रेस्क्यूअर है, अगर एक रेस्क्यूअर है चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के केस में, किस केस के अंदर, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के केस में क्या है, अगर एक रेस्क्यूअर है तो रेशियो रहेगा आपका 30 चेस्ट कंप्रेशन देने और 2 बार आपको क्या करना है, ब्रीथिंग देनी, ठीक है, ये रेशियो रहेगा। लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर आ जाते हैं, अगर वहाँ पे जान बचाने वाले 2 लोग होते हैं, तो सिचुएशन के अंदर क्या करना है, एक इंडिविजुअल होगा जो क्या करेगा, चेस्ट कंप्रेशन देगा, कितने देगा, 15, और जो दूसरा इंडिविजुअल हुआ, दूसरा रेस्क्यूअर होगा, वो क्या करेगा, 15 होने के बाद 2 बार ब्रीथिंग करवाएगा, ठीक है, 2 बार क्या करवाएगा, ब्रीथिंग इन चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर, ठीक है। क्या करेगा, 15 तो जो होंगे यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन, 15 तो होंगे आपके चेस्ट कंप्रेशन, एंड 2 बार क्या करनी है आपको, ब्रीथिंग देनी, 2 बार आपको क्या करना है, ब्रीथिंग देनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीपीआर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने डेप्थ और उसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट वन है कि सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। सीक्वेंस ऑफ सीपीआर के अंदर आता है कि सीपीआर देते समय हमें किस प्रकार से सीपीआर को स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि सीपीआर की सीक्वेंस है वो क्या होगी। सीक्वेंस ऑफ सीपीआर के अंदर इंडिविजुअल ये जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा वो किस प्रकार से डिसाइड करेगा। नॉर्मली सीपीआर की जो सीक्वेंस थी वो थी हमारी ABC। ABC का मतलब था एयरवे, एयरवे, ब्रीथिंग, और ये था आपका सर्कुलेशन। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ टाइम के बाद इसमें क्या कर दिया, चेंजेज किए और न्यू कॉन्सेप्ट आया। किसने किया चेंजेज, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। किसने चेंजेज किए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसमें चेंज किए, और जो न्यू कॉन्सेप्ट आया अमेरिकन हार्ट ने एसोसिएशन से चेंज के बाद जो न्यू कॉन्सेप्ट आया वो आया हमारा CAB। मीनिंग वही है, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने, उसके बाद आपको एयर ब्लो करनी, एयरवे को स्ट्रेट करना है, फिर आप क्या करोगे, ब्रीथिंग को, जो हवा पेशेंट के लंग्स में आपको हवा भरनी है। लेकिन पहले क्या था, एयरवे को सबसे पहले देखना है, उसके बाद ब्रीथिंग करवानी है, उसके बाद आपको चेस्ट कंप्रेशन है या सर्कुलेशन के ऊपर इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये था सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। लेकिन ये चेंज होकर के पहले था ABC, अब हो गया है कैब, CAB, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको चेंज किया है और उस चेंज को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये MCQ आ सकता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि सीपीआर की सीक्वेंस पहले क्या थी और अब
क्या है, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर, सीपीआर का नया कॉन्सेप्ट क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये मेरी जो क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा सीपीआर के बारे में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नर्सेज रोल इन इम्पोर्टेंट प्रोसीजर की। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर नर्स के क्या रोल होंगे, नर्सेज रोल इन इम्पोर्टेंट प्रोसीजर की। इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर क्या करना है, नर्सेज के रोल क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो मोस्ट कॉमनली क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल केयर हो सकती है, आईसीयू, इमरजेंसी, कैजुअलिटीज़ के अंदर आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो पहला प्रोसीजर है हमारा ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है, पहला प्रोसीजर है हमारा ट्रेकियोस्टोमी। तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होती है, ट्रेकियोस्टोमी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पेशेंट के अपर एयरवे के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे, अगर इंडिविजुअल के अपर एयरवे के अंदर मान लीजिए फेरिंग्स, लेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, इनमें अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि कोई भी पार्टिकल है वो फंस चुका है वहाँ पे, या फिर कोई ट्यूमर है उसकी ग्रोथ की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, या किसी भी रीजन की वजह से, मान लीजिए फेशियल ट्रॉमा है, ठीक है, बक्कल कैविटी का नेजल ट्रॉमा है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट अगर सांस नहीं ले पा रहा है नाक के थ्रू, के थ्रू, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करते हैं। कहाँ पे करते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं, ठीक है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं। किस में बनाते हैं जी, ट्रेकिया में बनाते हैं जी, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, ट्रेकिया के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं और उस ओपनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा देते हैं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अब आपको अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की इमेज को देखना है, इमेज ट्रेकियोस्टोमी की ट्यूब की इमेज देखनी है, तो मैं आपको कहूँगा रेफर करो मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल, मेडिको नर्सिंग क्लासेज, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ के शॉर्ट्स वाला जो सेक्शन है वहाँ सर आप ये सारी चीज़ें देख सकते थे। आपको डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी की जो एक्चुअल इमेज है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब तो ट्रेकियोस्टोमी बनाने का मैंने पर्पज आपको बता दिया कि भाई पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनानी है। कहाँ बनानी है, ट्रेकिया के अंदर। क्यों बनाई गई, वाई, टू क्रिएट एन एक आर्टिफिशियल एयरवे बन जाए ताकि पेशेंट सांस ले सके, ताकि पेशेंट जिंदा रह सके। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ट्रेकिया के अंदर इंसिजन लगा करके हमने क्या किया, एक ओपनिंग बना ली, जिसके थ्रू हम पेशेंट को हमने क्या किया, पेशेंट के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा दी। मोस्टली जो साइट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी होती है, साइट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी वो होती है 2 to 3rd, सेकेंड और थर्ड जो ट्रेकियल रिंग होती है, ट्रेकियल रिंग, दो से तीसरी, दूसरी और तीसरी, सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीचों बीच इंसिजन लगा करके क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है ट्रेकिया के अंदर, जिसके थ्रू पेशेंट क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ये तो थे आइडियल। अगर आपकी ओपनिंग, अगर आपकी ट्रेकिया की ओपनिंग है, ट्रेकिया के अंदर आपने जो आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई है वो अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तो उसे बोलते हैं अपन हाई ट्रेकियोस्टोमी, हाई ट्रेकियोस्टोमी।
और अगर आपकी ओपनिंग थर्ड और फोर्थ कार्टिलेज या ट्रेकियल रिंग के बीच में, तो उसे बोलते हैं अपन लो ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है कि ये ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो नर्स का होता है वो होता है ट्रेकियोस्टोमी की सक्शनिंग करना। नर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ट्रेकियोस्टोमी की सक्शनिंग करना, मतलब सक्शनिंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। सक्शनिंग वाया ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू हमें क्या करना है, सक्शनिंग करनी है। तो सक्शनिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करनी। मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम 10 सेकेंड आप सक्शनिंग कर सकते हो ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू। दूसरी चीज, फर्स्ट हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर सक्शनिंग। सक्शनिंग करने से पहले, ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू सक्शनिंग करने से पहले सबसे पहले पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ आपको क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। मीनिंग पेशेंट के SpO2 को आपको 100 तक लेकर के जाना है, 100% ऑक्सीजन के साथ आपको करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, सक्शनिंग करोगे। तो सक्शनिंग करते टाइम आपको ध्यान रखने की बात क्या है, जब आप कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्शन ऑफ कैथेटर सक्शन कैथेटर की इमेज अगर आपको देखनी है तो मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सक्शन कैथेटर है, उसका जब आप इंसर्शन कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होना है, जब आप इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम पे क्या हो रहा है, सक्शन होना चाहिए आपका स्टॉप। जब आप इंसर्ट कर रहे हो, मान लीजिए इसको हम ट्रेकिया मान लेते हैं, तो ट्रेकिया में आप जैसे इंसर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका सक्शन है वो स्टॉप होना चाहिए। इंसर्ट हो जाए, जहाँ तक आपको इंसर्ट करना है, मोस्टली नॉर्मली हम कैरिना तक जाते हैं। कैरिना जहाँ से आपके ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाइज वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ से ट्रेकिया 2 पार्टों के अंदर डिवाइड हो जाती है, दोनों लंग्स राइट लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब आप इंसर्ट कर रहे हो तब आपका सक्शन क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद पूरा इंसर्ट कर दिया, कैरिना तक चलेगा, उसके बाद आपको क्या है ना, रोटेटरी मूवमेंट में वापस बैक फ्लो करते हुए आपको वापस आना है। लेकिन ध्यान में रखने की बात है, जब आप बैक फ्लो कर रहे हो, बाहर खींच रहे हो, तब आपका सक्शन है वो क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। तब आपका सक्शन है वो ऑन हो जाना चाहिए। अगर आप इंसर्ट करते टाइम अगर आप करोगे तो उस टाइम उससे आपकी इनसफिशिएंट सक्शनिंग होगी, साथ ही साथ ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। अब आप जब कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स कि आपका जो सक्शन का प्रेशर है वो एक आइडियल रेंज के अंदर होना चाहिए। वो एक क्या होना चाहिए, एक आइडियल रेंज के अंदर होना जरूरी है। तो सक्शन का जो प्रेशर है, जो आइडियल रेंज क्या है, सक्शन के प्रेशर की आइडियल रेंज है, सक्शन प्रेशर की आइडियल रेंज है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हो। पहली आइडियल रेंज है, अगर आपका पेशेंट एडल्ट है, अगर एडल्ट पेशेंट है, आपका पेशेंट एडल्ट है, तो आप सक्शन का जो प्रेशर है वो रख सकते हो 100 to 120 mm ऑफ HG, 100 to 120 mm ऑफ HG। वेरी वेरी मोस्ट है ये, मोस्ट। यहाँ से आपको MCQ देखने को मिल सकता है आपके नॉर्थ साइड प्री मैन ESIC और DSSB के अंदर, DGHS के अंदर। ठीक है, अगर एडल्ट है तो 100 से 120। अगर वो चाइल्ड है, मतलब मोर देन 5 to 6 ईयर, अगर वो 5-6 साल से बड़ा बच्चा है, तो आप रखोगे 95 से लेकर के 110 तक का, 95 से लेकर के 110 तक का आप सक्शन रख सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए आपका जो पेशेंट है वो बिल्कुल इन्फेंट है, 1 साल से छोटा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, 50 mm ऑफ HG आपको प्रेशर रखना है। कितना रखना है स्टूडेंट, 50 mm ऑफ HG। ये जो प्रेशर की रेंज है वो रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपको MCQ पूछा जा सकता है कि इस केस के अंदर कितना प्रेशर रखा जाएगा। तो एडल्ट है तो 100 से 120, 100 से 120, 95 से 100, 95 से 110 रख लेंगे हम बच्चे के अंदर, और 50 मतलब 50 mm ऑफ HG किस में रखेंगे हम, इन्फेंट के अंदर।
ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि सक्शनिंग 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आप सक्शनिंग करते हो तो हो सकता है कि आपके पेशेंट की डेथ हो जाए ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ के साथ आपका जो नॉलेज था वो रिफ्रेश हुआ होगा। आशा करता हूँ कि आपका नोटसेट का पेपर अच्छे से अच्छा हुआ होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।